नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। वनस्पति आप लोगों के लगभग सभी जो एग्जाम होते हैं उनमें शामिल रहता है, वनस्पति और वन संपदा। और आज अपन वही पढ़ने जा रहे हैं, वनस्पति और वन संपदा। आज का जो आप लोगों को 1 मिनट शो दिया है वो भी बहुत तबीयत का है, उसमें से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। जो राजस्थान की बहुत सारी सुंदरियां हैं और वो अलग अलग अवार्ड जो जीत रही है, मिस राजस्थान, मिसेज राजस्थान, डीवा 2025 वगैरह, सारे एक ही शॉर्ट्स में 1 मिनट में बता दिए। कई बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि सर ये 1 मिनट का जो आपका 1 मिनट शो है इसमें भी हमारा एक पेज भर जाता है और इसमें जो है हमें कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं नोट करने में। तो ये देख लीजिए, आप इसके पीछे की मेहनत है, आपको 20-25 मिनट लगते हैं, फिर भी आप लोगों को सारा कलेक्शन किया हुआ चीज मिल रहा है। हमें कलेक्शन करके कौन सी चीज एग्जाम के लिए उपयोगी उस पहले उसको चुनना है, फिर कलेक्शन करना है, फिर उसको जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्या है वो बताना है, उसके बाद में उसको शूट करना है, एडिट करना है, फिर आप तक आना है, यानी 3 से 4 घंटे। और जैसे ही 1 मिनट शो आता है तुरंत देख लिया करो और हो सके तो उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो पता चल जाएगा आपको आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो, इसी के साथ आप लोगों को एक और सूचना जो मैंने वैसे दे दी है टेलीग्राम पे भी, और कम्युनिटी जो है अपना कम्युनिटी टैब उस पे भी दे दी है ये। अब क्योंकि चलती क्लास में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ जाते हैं इसके बारे में, तो पहले ही बता देता हूं 2 मिनट का समय लेके कि ये जो पुस्तक है कल प्रिंट में चली जाएगी। 15 अगस्त को ये प्रिंट में जा रही है, बहुत कम पेज में, बहुत सारगर्भित और एग्जाम अप्रोच के अनुसार बिल्कुल बहुत तगड़ी तरीके से हर मतलब महीने के करंट अफेयर्स के सवाल आप लोगों को। देखो किताब का नाम भी क्या दिया हमने, 12 महीनों की एमसीक्यू, यानी कि 12 महीनों के जो एमसीक्यू है वो सब मिलेंगे। 12 महीने कैसे? क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि एग्जामिनर 2024 के भी काफी सारे महीनों के करंट अफेयर्स के सवाल पूछ रहा है, तो कई सारे बच्चों के पास में ये कलेक्शन एक ही पुस्तक में नहीं होता है। तो अपन ने अगस्त 2024 से लगा के और जुलाई 2025 तक के सारे एमसीक्यू आप लोगों को मतलब मंथ वाइज उनकी पूरी डिटेल व्याख्या, और इसके अलावा हमने क्या किया है आप लोगों के, इसके अलावा क्रमबद्ध तरीके से इनके तथ्य जो आप लोगों के जनवरी 2025 से लगा के और जून 2025 6 महीनों के, यानी ये कह सकते हो वन लाइनर भी कह सकते हो आप, क्रमबद्ध तरीके से। वन लाइनर का रूप नहीं दिया इसे, जैसे एक कोई टॉपिक है तो उसकी डिटेल इस तरीके से ऐड करके इस बार बहुत शानदार कलेक्शन के साथ दिया। और एक सरप्राइज भी है आप लोगों को इसके साथ में फ्री मिलेगा, और कीमत आप लोगों को बताऊं बहुत कम रखने वाले हैं हम, आप सभी जो है दुआ दोगे। और पेज इतने हैं कि आप 2 दिन में 3 दिन में इसको पूरी पढ़ के और बार बार रिवीजन कर लोगे, लेकिन कम पेज के अंदर बहुत शानदार कंटेंट ऐड करने की कोशिश की, इसीलिए समय लिया है। ठीक है, चलो ये सूचना आप लोगों को देनी थी तो दे दी। अब आप बीच में कोई नहीं पूछेंगे, 2-3 दिन में ये बुक मार्केट में आ जाएगी, तब अपन विमोचन में बाकी डिटेल दे देंगे। ठीक है, चलो टाबरों बढ़ना आगे। आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? वन संपदा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वन संपदा और वनस्पति। सेकेंड ग्रेड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी, और चतुश्रेणी कर्मचारी क्या जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, और रीट मेंस सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। देखो ये बार बार शब्द आएंगे तो इन दोनों को पहले समझ लिया करो। एक तो आता है वनावरण और एक आता है वृक्षावरण। एक तो आता है वनावरण और एक वृक्षावरण। चूंकि ये दोनों शब्द समझने जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व कर पाओगे। देखो वनावरण क्या है? वह संपूर्ण भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो, वह वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो। मतलब 1 हेक्टेयर जो भूमि है उसके अंदर 10% से अधिक वृक्ष घनत्व है, वृक्ष लगे हुए हैं, तो वो आएगा वनावरण की श्रेणी में। 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर यदि 10% से अधिक वृक्ष लगे हुए हैं तो वो किसमें आएगा? आपके वनावरण में आएगा। वृक्षावरण क्या होता है? अभिलेखित वन क्षेत्र और वनावरण के अतिरिक्त, यानी कि जो इसके अंदर है उनको काउंट नहीं करना है, उनके अतिरिक्त जो खुला खुला 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल देख लेते हैं और उससे कम वाले जो वृक्ष है। ठीक है, क्या लिखा? अभिलेखित वन क्षेत्र और वनावरण के अतिरिक्त 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले वृक्ष क्षेत्र, यानी कि इसमें आप कह सकते हो ये कैसे होंगे? ये ज्यादा सघन होंगे, ठीक है, और ये कम सघन होंगे। ठीक है, इनके अंदर वृक्षों की संख्या होगी कम, यानी छिद्रे भी जो वृक्ष है इसमें तो क्या होगा कि 1 हेक्टेयर के अंदर 10% होने चाहिए इस क्षेत्रफल के अंदर,
तो वो वनावरण की श्रेणी में आएगा। अब कोई छुट्टे छुट्टे अलग जगह से फैले हुए हैं तो फिर वो जो है वृक्षावरण की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गए, सघन हो गए, पास पास में है, और ये थोड़े से अलग है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। शॉर्ट ही है, नोट कर लो एक बार। ठीक है। एक टावर क्या है कि सर रीट मेंस में तो दिसंबर तक की कट ऑफ आएगी। कट ऑफ नहीं है, करंट अफेयर्स कह रहे होंगे शायद आपके उसमें कमेंट में कट ऑफ आ गया है। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल दिसंबर तक के आएंगे। तो दिसंबर तक के अब अगस्त में तो नहीं दे सकते, तो जब दिसंबर तक के आएंगे तो दिसंबर तक अपडेट कर दिया जाएगा। अब इस बात का कोई इलाज थोड़ी है कि गुरु जी उसमें दिसंबर तक के आएंगे, तो दिसंबर तक के आएंगे तो तब तक के देंगे, तब तक का करंट अफेयर्स बनने दो। तो जो घटित ही नहीं हुआ है उसको कैसे पहले बता दें कि भविष्य में ये चीज आप लोगों के आएगी या ऐसे होगा। तो ये है कि भैया जब जो समय पे चीजें होनी वैसे हो जाएगी। अभी जैसे आप लोगों को अपडेट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, हम रख रहे हैं ना, तो पहले होज क्यों करना है, तो है। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान की वन संपदा और वनस्पति। देखो ये जो है आप लोगों के वन रिपोर्ट से ही लिया गया है। अब देखो इसमें क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 ये पूछेंगे। ये अधिदेश देता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन अथवा वृक्षारोपण के तले होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 33% जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1988 वाली जो वन नीति थी उसके अनुसार कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए, 33%। ध्यान रखना, पहले अपने पास होने के लिए भी 33% जरूरी था और वनों के भी पास होने के लिए 33% जरूरी था। तो 33% किसी भी हाल में याद रहना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण वनावरण का वर्ष 1987 तथा वृक्षावरण का 2001 से आकलन करता आ रहा है, ठीक है। बाई चांस पूछ ले, कूट देखे, तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है। इस उद्देश्य हेतु पृथक वृक्षों और वृक्षों के छोटे खंडों को आकलन के लिए शामिल किया जाता है जो कि क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से कम अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर पाए जाते हैं। और भारत विश्व में कुछ देशों में एक है जिसके पास वनों तथा बाह्य वन वृक्षों के नियतकालिक वनावरण आकलन एवं इन्वेंट्री का ठोस वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध है। यानी कि अपन ऐसे देशों में सम्मिलित है जो वन गणना करते हैं और वन रिपोर्ट आती है और हमें ये चीजें पता रहती है, ठीक है ना। तो मतलब वृक्षावरण क्या है, 1 हेक्टेयर के बाद जो है वो वृक्षावरण है और बाकी इसके अंदर है वो वनावरण के अंदर आ रहा है। 33% जरूरी है 1988 वाली वन नीति के अनुसार। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, अब राजस्थान की बेसिक बेसिक चीजें जो आप लोगों को डायरेक्ट पूछी जाएगी वो ध्यान रखो। भारत में सबसे पहले वन नीति घोषित कब हुई थी, तो 1855 में हुई थी। कब हुई थी, 1855 में। लॉर्ड कौन था इस समय, डलहौजी के समय, ठीक है। अब संपूर्ण भारत की पहली वन नीति पूछे तो 1894, क्योंकि ये इतने विस्तृत भूभाग पर लागू नहीं हो पाई थी, तो संपूर्ण भारत भूभाग पर पूछे तो फिर आपके 1894 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1894। यदि सीमित भूभाग पर पूछते हैं और पहली के घोषित हो गई तो फिर वो 1855 है और संपूर्ण भूभाग पर 1894 के अंदर है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कब आई है, 1952 के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति कब है, 1988। 1988 के बाद राष्ट्रीय वन नीति नहीं आई है। राजस्थान की वन नीति नवीनतम आई है 2023 में, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाली ही जो है नवीनतम मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर 1988। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब है, 18 फरवरी 2010। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना इसे, ठीक है, 18/2/2010। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी ये पूछे तो ध्यान रखना 4 फरवरी 2010, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की नवीनतम पूछ ले कि राजस्थान की नवीनतम वन नीति तो ध्यान रखना 2023 है, ठीक है। तो 2023 है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इसके अनुसार इसकी स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में की गई है। कब की गई है, 1981 के अंदर की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन फोन करा यार, रे 1 मिनट, कोई अर्जेंट कॉल है, 2 मिनट का होल्ड करें।
व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं, कई बार जो है रेस्पॉन्स देना जरूरी होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है अब ध्यान रखना, ये क्या है, इसकी स्थापना देखो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में की गई है और मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कितने हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब देखो 4 क्षेत्रीय कार्यालय आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या फिर मैं बता रहा हूं उस तरीके से याद रख लेना। देखो ना से ध्यान रखना, आप लोगों के क्या ध्यान रखोगे, ये ना से ध्यान रखोगे नासिक, ठीक है। फिर ध्यान रखना शिमला, कोलकाता, कोलकाता, और इससे ध्यान रखना बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है चीजें। ये नासिक तो ट्रिक है, इसको करना नागपुर, नागपुर है ये, ना से क्या ध्यान रखना है, नागपुर, नागपुर। और ट्रिक से कैसे ध्यान रखो कि नासिक से बेंगलुरु, जबकि नासिक को ध्यान में नहीं रखना है, मेरे खुद के भी दिमाग में आ गया था। नागपुर, शिमला, कोलकाता और बेंगलुरु 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय। या तो डायरेक्ट याद कर लो या फिर इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये तरीका है कि चीजें जो है आसान हो जाती है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सर थोड़ा स्लो क्यों, अरे यहाँ तो पैसे क्लास कई जना गए, गुरु जी थोड़ा फास्ट चलाओ, आप कह रहे हो स्लो चलो, ऐसे थोड़ी होता है। वन एवं पर्यावरण से संबंधित दिवस, ये भी आप लोगों को 308 नंबर का जीजीडी फैक्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई दिवस पूछते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इस पर जो है एक नजर मार लो। जीव जंतु पखवाड़ा 14 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को है। विश्व खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को आता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च है। विश्व पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और यहां पे देखो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, आप लोगों को अभी फैक्ट भी दिया था, और 2010 से इसे शुरू किया गया है, ठीक है। विश्व रेंजर्स डे 31 जुलाई है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व राइनो दिवस आपके 22 सितंबर है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर है। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर और विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके अलावा और आप लोगों को यदि ध्यान रखना तो ध्यान रखोगे सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिण अरावली और न्यूनतम जैव विविधता पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में जैव विविधता कम है। बाकी ये माउंट एवरेस्ट डे वगैरह नहीं पूछे जाएंगे आपको। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोगों को ध्यान है, यहां से भी ये आधे जो है पूछे नहीं जाते, लेकिन एक ही जगह आप लोगों के पास संकलित जानकारी आ जाए इसलिए इसको शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये सामान्य जानकारी है वैसे, और आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। रीट मेंस वाले जितने विद्यार्थी उनको तो आप लोगों के उनके प्रतीक चिन्ह वाला स्पेशल टॉपिक है, तो आपको तो ये वैसे भी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो विश्व अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। कौन सा है, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। कौन सा है, रोहिड़ा। और रोहिड़े से संबंधित आप लोगों को एक मैंने आपको बताया था ऑपरेशन रोहिड़ा, एक अभी 1 मिनट शो में परसों बताया था, ठीक है। जो राजस्थान सूजस के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें आप लोगों के ऑपरेशन रोहिड़ा भी बताया था, ठीक है। तो वो ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुख बायला किसे कहा जाता है, वृक्ष मित्र को कहा जाता है। किसे, वृक्ष मित्र को रुख बायला कहा जाता है। पेड़ वाले बाबा काकपुरी को कहा जाता है। किन्हें, काकपुरी को पेड़ वाले बाबा। बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम कहां पे चलती है, तो पीपलांतरी गांव राजसमंद के अंदर। कहां पे, पीपलांतरी राजसमंद, पीपलांतरी राजसमंद के अंदर है। वृक्षों की रक्षा 1604 में रामासड़ी गांव में बलिदान देने वाले शहीद कौन हुए हैं, कर्मा और गोरा। कर्मा और गोरा, ये भी पूछते हैं, ये भी शानदार चीज है। खेजड़ी की रक्षा 363 व्यक्तियों का बलिदान कहां पे दिया गया है, खेजड़ली गांव में। कहां पे, खेजड़ली। बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को ये खेजड़ली में। और अमृता देवी बिश्नोई जो है, माता अमृता देवी बिश्नोई कहा जाता है, उनके
नेतृत्व में। ध्यान रखना है। और अभी भी वर्तमान में भी खेजड़ी बचाओ के लिए शिव विधायक जो है अपने रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और निरंतर जो है आंदोलन और जिस तरीके से कर सकते हैं, बुलंद आवाज है तो आगे तक पहुंचती है, तो जिस तरीके से प्रयास कर सकते हैं खेजड़ी को बचाने के लिए भी उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधने का भी प्रयास किया। और मैंने देखा था, एक रील मेरे सामने आई थी कि खेजड़ी को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की। तो ये खेजड़ी को बचाने के लिए देखो, क्योंकि अपना राज्य वृक्ष क्या है, अब ये बात की जाती है कि इतने पौधे लगाओ, इतने वृक्षारोपण करो, इतने टारगेट दिए जाते हैं। अरे भैया, जो लगे हुए हैं पहले उन्हें बचा लीजिए। तो एक ये इनकी रविंद्र सिंह जी की बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि खेजड़ी को बचाने के लिए, कभी ओरन बचाने के लिए बहुत अच्छे जो है प्रयास इनके द्वारा किए जाते हैं। तो वर्तमान में भी ऐसी शख्सियत है, अमृता देवी बिश्नोई जैसी शख्सियत है जो इनके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़ा। राजस्थान वन नीति 2023 के आंकड़े, ये किसके हैं देखो। अब ये राजस्थान वन नीति 2023 के आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं और अभी अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतिवेदन के आंकड़े पढ़ेंगे। उसमें कुछ एक चेंज आ सकता है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये कौन से पढ़ने हैं, राजस्थान वन नीति 2023 के। ये आंकड़े आप लोगों को अलग से, मतलब प्रश्न की लैंग्वेज यदि ऐसे दी जाए कि राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार जो है क्या है, तब आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि अपने राष्ट्रीय प्रतिवेदन के अनुसार पूछते हैं तो आपको अलग ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान में रखें। देखो, नवीनतम वन नीति की घोषणा की गई है 5 जून 2023 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान की नवीनतम वन नीति प्रश्न बनेगा 5 जून 2023। लक्ष्य क्या है, आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना। ये इनका क्या रखा गया है यहाँ पे टारगेट। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है अपने, 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, 32,869.69 वर्ग किलोमीटर अकॉर्डिंग टू अपने वन नीति 2023। अभी अपन जो प्रतिवेदन पढ़ेंगे उसके अनुसार अलग है। ठीक है ना, उसके वार्षिक जो रिपोर्ट आती है उनके अनुसार अलग है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 9.60। ये 9.57 है एक्चुअल में, यहाँ पे 9.60 ध्यान रखना है। सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाला जिला अकॉर्डिंग टू, ये ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं मैं, अनुसार किसके हैं, 2023 वाली वन नीति, उदयपुर। कितना है, 4,161.92 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि परसेंटेज में पूछे तो 12.66, परसेंटेज में पूछेंगे तो 12.66। न्यूनतम अभिलेखित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चूरू, 73.73। देखो याद रखनी चीजें यहाँ पे आसान है, यहां याद करोगे तो देखो 32,869.69 याद हो जाएगी, 69.69। यहां पे याद करोगे तो 73.73 याद होगी ना, चीजें अच्छी है। यहां पे याद करोगे तो 41,61, 2 अंक बढ़ जाए, मतलब 20 अंक बढ़ जाए, 41,61.92। तो चीजें याद करनी आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को कि इस तरीके से याद होगी। ठीक है टाबरो, देखो अब वैधानिक दृष्टि से वन जो है अपने 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। एक तो आरक्षित, एक संरक्षित और एक अवर्गीकृत वन होते हैं। ठीक है, आरक्षित वन कैसे है, पूरी तरीके से आरक्षण मिला हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, न तो पशु चराई, न जो है अपने लकड़ी बकड़ी काटने की भी कोई परमिशन नहीं होती है। और फिर इसके बाद में जैसे संरक्षित आ गए तो इसमें जो है परमिशन लेके आप पशु चराई या लकड़ी काट सकते हो। अवर्गीकृत में तो दावे। ठीक है, मतलब कोई मनाही नहीं है। अवर्गीकृत यानी कि इनका तो वर्गीकरण ही नहीं हुआ है। फिर देखो आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, 12,176.28 वर्ग किलोमीटर, यानी 37.5%, और सर्वाधिक उदयपुर में है। संरक्षित वन 18,588.39 वर्ग किलोमीटर, ये सर्वाधिक है, 56.55 है, और करौली में है। ऐसे भी पूछते हैं इनमें से सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो यहां पे ये ध्यान रखोगे। और अवर्गीकृत जो है उसमें ध्यान रखना है 2105, यानी कि 2105.03 वर्ग किलोमीटर, 6.40 है। इन्हें जो है इन्हें रक्षित वन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, इन्हें रक्षित वन कहा जाता है। क्या कहते हैं, रक्षित। ठीक है, सेकंड नंबर वाले। अब लो स्क्रीनशॉट, ये जो आप
देख रहे हो ये यहाँ पे फोटो, ये जो है राजस्थान की नवीनतम वन नीति का कवर पेज है, ठीक है ना, उसका कवर पेज है, ध्यान रखना। चलो ले टाबरो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देखो ने देखो राजस्थान की वन संपदा के ही आंकड़े हैं, ठीक है। भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार राजस्थान की कितनी भौगोलिक भूमि पर होने चाहिए वन, तो 33%। अभी अपन ने 1988 वाली के अनुसार देखा, उसमें भी 33% पर होने जरूरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी भूमि पर वन थे, तो 13% पर ही थे। अब देखो उस समय भी 13% पे ही थे, बढ़ तो रहे नहीं है, उल्टे कम हुए हैं, ठीक है। वर्तमान में कितनी भूमि पर वन है, 9.61%, यानी कि होने कितने चाहिए, 33% होने चाहिए। जब कितने थे, 13, और देखो अब कितने हो गए, 9.61। भारत के कुल वनों का प्रतिशत कितना है, यहाँ पे 3.10% अपने यहाँ है। और अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 15वां है। और सर्वाधिक जो अपने यहाँ पे वन या वृक्ष पाए जाते हैं, वो धोकड़ा के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे धोखा भी कहते हैं, धोखा, धोक भी बोलते हैं, धोकड़ा या धोक दोनों नाम से जाना जाता है। और धोकड़ा के वृक्ष सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट याद करने वाली है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़े आगे। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, धोकड़ा, धोखा। अब आइए अपन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24, और ये नवीनतम है। ये कैसी है, ये नवीनतम आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े। इन नवीनतम आंकड़ों के जो आप लोगों के जो आंकड़ों के टेस्ट है ना, वो भी सारे के सारे जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज में, तो उनसे अभ्यास जरूर करना, उसमें और बेटर चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दी गई है, ठीक है। तो उनके ऊपर अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो वन स्थिति रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है, ठीक है, भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है। वनावरण इसमें कितना है, 16,548.21 किलोमीटर, कितना, 16,548.21 किलोमीटर है, कितना है, 16,548.21 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है अपन को, ये 18वीं कर देना, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है ना। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% ये रखते हैं वनावरण, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% क्या है, वनावरण है। और 2021 की तुलना में 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। ये भी पूछते हैं कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो कमी हुई है, कितनी, अपने 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है, ध्यान रखना। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, और एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जरूर ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट पूछते हैं कि इनमें क्या हुआ था, कमी हुई थी कि वृद्धि हुई थी, तो कमी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वृक्षावरण की बात करें तो 10,841.12 किलोमीटर स्क्वायर है, और राज्य के क्षेत्रफल का कितना है, 3.16% है, 3.16% है। 2021 की तुलना में देखें तो 478.26 किलोमीटर की यहां पे वृद्धि हुई है, यानी कि वृक्षावरण और वनावरण पहले बता दिया आप लोगों को। अब जो सघन है उनके अंदर तो क्या हुई है, कमी हुई है, लेकिन छिद्र जो वन है उनके अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहां पे ध्यान रखना, यहाँ 478.26 किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर देखो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र भी आपको पूछते हैं, तो 32,869 किलोमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। और वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र पूछे तो 8% है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए। वनावरण क्षेत्र है आप लोगों के 4.84, और वृक्षावरण क्षेत्र है, ये पॉइंट है 3.16, इसको ऐसे लिखना 3.16%। अब इसको जोड़ोगे तो टोटल 8% आएगा। और झाड़ी क्षेत्र जो है वो 1.60% है, झाड़ी क्षेत्र कितना है, 1.60% है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। स्क्रब बोलते हैं ना, झाड़ी को क्या बोलते हैं, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24 के आंकड़ों में अब जो आप लोगों को पूछते हैं कम ज्यादा, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, जिसमें वनावरण ज्यादा है। अब इसमें आरोही और अवरोही पूछ सकते हैं, ठीक है, आरोही पूछे तो ज्यादा से कम, अवरोही पूछे तो ज्यादा से कम, आरोही पूछे तो इसका उल्टा, ठीक है।
अब देखो सबसे ज्यादा कहां है, उदयपुर के अंदर, कितने, 2766.30 वर्ग किलोमीटर। फिर अलवर तो 1198.74 वर्ग किलोमीटर। अब इनके यदि ये आंकड़े याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम जो है वो क्रम से याद रहने चाहिए। और फिर है प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर बारां। ये याद करने की कोशिश करने से क्या होता है, दिमाग के तार हिलते हैं, क्योंकि इतनी चीजें याद नहीं हो पाती है। सबसे ज्यादा वाला याद रख लेना कि 2766.30 वर्ग किलोमीटर है। फिर याद रखना ये, ठीक है, यूएपी और सीबी। यूं आप सीबीआई के ऑफिसर कैसे बन गए, यूं भी याद कर सको, यूं आप सीबीआई के ऑफिसर कैसे बन गए, मतलब जैसे आप लोगों के याद करने का तरीका बैठता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। एक टावर लिखियो है, क्या लिखियो, उदय लवर प्रताप का, और चित्तौड़ 12, जैसे भी जिसके इसमें तो यूं है, मर्जी से ही आप लोग जो है बना सकते हो, यूं आप सीधी यूं भी याद कर सको, ठीक है। अब देखो न्यूनतम बनावरण वाले, तो सबसे कम बनावरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूरू ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 62.73 वर्ग किलोमीटर है ये। फिर उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, श्री गंगानगर और दौसा है। अब इसकी यदि ट्रिक बनाओगे तो क्या बनेगी, CH, फिर JSD, ठीक है, JSD, तो जैसे बन जाए, या फिर चूहे जो श्री दास है, ऐसे कर दो, चूहे जो श्री के दास है, यूं बन जाए, हाथों हाथ ही बन जाए ट्रिक। तो चूहे, तो चूहे जो श्री के दास है, श्री यानी भगवान होते हैं, श्री के दास है, दास यानी दोसा कर देना, ऐसे बन जाएगी, ये बढ़िया रहेगी, चूहे जो श्री के दास है, हाथों हाथ ही बना देते, बस हाथों हाथ बना दो, हाथों हाथ याद, बस हो गया काम। अब 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान में बनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले, इसमें यह ध्यान रखना, सीकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19.14 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, यहां पे वृद्धि हुई है। और ये इसका तो आंकड़ा भी याद रखना, 19.14 याद रखना है। अब क्या ध्यान रखोगे, सीधा बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, जैसलमेर, ठीक है, सीधा यानी कि सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर और जैसलमेर, 5-5 तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या ऐसे याद कर लो, सीधा बाढ़ लिख देते, बाढ़ आई, सीधा बाढ़ आई, आ से अलवर ले लेना है ना, और उदय जैसलमेर पहुंच गया। अब वर्दी होगी तो बाढ़ आएगी, वर्दी होगी तो बाढ़ आएगी, बस बन गई, सीधा बाढ़ आई और उदय जैसलमेर पहुंच गया। इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि वो जैसलमेर पहुंच गया। आंकड़े इतने बेटा माइंड में घुसेंगे भी नहीं और इतने जबरदस्ती घुसाने भी नहीं, तो इतने आंकड़े याद करने में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये याद करने जरूरी है। जहां पे जोर देना है वो मैं बता रहा हूं कि यहां पे आप लोगों का फोकस ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई कहेगा नहीं हम तो आंकड़े याद करने, तो करो, पर बाकी इतना आंकड़े याद रहते नहीं है, मेन चीज ये है, आंकड़े अपने दिमाग के नसों के आंकड़े बना देते। तो मैं तो देखो साफ सीधी कह दूं, बाकी हम थारी मर्जी है, जो भी करना चाहो। 2021 की तुलना में 2023 में राज्य में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले, क्या कमी किस में हुई है, तो देखो 12 में हुई है, 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। फिर उसके बाद में प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर और चूरू, तो देखो कमी हुई है, BP, ठीक है, और अजमेर, बीकानेर, चूरू बनाते हैं इसकी ट्रिक, देखो BP आज बिकसी, नहीं बिकसी नहीं बनेगा, ठीक है, BP आज, बताओ देखें क्या बना है, BP आज बीकानेर और ABCD ऐसे लिख देते हैं, BC तो आ जाएगा, ABCD के अंदर भी तो क्रम आता है, BP आज BC, बस हो गया याद, BP आज B और C, इस तरीके से भी याद हो जाएगा। हाँ, BP अभी ऐसे भी कर सकते हो, चूरमा खाओ जने BP वे, तो लास्ट में चूरमो है।
हाँ, वो एक छोड़ो, ट्रिक बढ़िया बताई। बाप रे आज बिका चूरू, क्या बताई इसने? बाप रे आज बिका चूरू। हाँ बढ़िया सेट में। क्या? बाप रे, रे को छोड़ दो, आज बिके चूरू, बिका चूरू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, सीख गए हो अब तुम। पक्का यूं करना पड़ी है, जीजीडी रो टैग बना रखना पड़ी, जीजीडियंस के इनको दिया जाता है आप जीजीडियंस का टैग। लड़की हूं। अच्छा नमिता तिवारी, आपने बताइए क्या ये ट्रिक? बहुत बढ़िया। तो क्या है? बाप रे आज बीका चुरू। बढ़िया सेट हुई है, ठीक है ना, ये अच्छी सेट हुई है, बढ़िया है, चलो शाबाश। अब देखो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ही घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति एक बार देख लीजिए। अत्यधिक सघन वन जो है वो 223.20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ही है। मतलब इसको कह सकते हैं मात्र, मात्र क्यों कह सकते हैं? देखो 0.07% ही है। अत्यधिक सघन जो है ना, बहुत ज्यादा हो जाए बढ़िया रहता है, लेकिन 223.20 है। सामान्य सघन ये है 4237.41। अब इसको भी मात्रा ही कहेंगे, देखो 1.24% ही हो रहा है। कितने? 1.24% ही है। खुले वन ये है 1287.60, ये 3.53% है। फिर देखो कुल वनावरण ये 16548.21 है, 4.84% ये पढ़ा अपन ने। और कुल झाड़ी क्षेत्र जो है वो 5476.75 है, 1.60, ये भी अपन ने परसेंटेज पढ़ कर आए हैं। तो ये क्या है? बाकी देखो अत्यधिक सघन वाला तो वैसे कम पूछते हैं, मैं तो आप लोगों को कुल वनावरण और आप झाड़ी क्षेत्र से पूछने लगे हैं आजकल सवाल, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ले लीजिए आंकड़े, जिसके पास में मान लो कोई बुक नहीं है, किताब नहीं है, तो भी आंकड़े आप लोगों के इस क्लास से ही आ जाएंगे आपके पास में, और ये नवीनतम है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, ये मैंने आप लोगों को परसेंटेज और ये तो बता दी है, ठीक है। अभी आगे ही बता दिए थे आरक्षित, रक्षित और वर्गीकरण, अवर्गीकृत। अब इसमें जो है ना ये चीज मैं बता दी, और ये जो आप लोगों के पास में लैंग्वेज में होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने। तो आरक्षित में देखो लकड़ी काटने और पशु चारण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। किंग की परमिशन कौन है? जलवायु की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो चाहे माइका लाल कोई भी आ जाए तो मतलब इन वास्ते खुल नहीं सके। और रक्षित वन में क्या होता है? वन विभाग की यदि अनुमति ले ली तो लकड़ी कटाई और पशु चारण में परमिशन मिल सकती है। यह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अवर्गीकृत में क्या है? वन विभाग का नियंत्रण होता है, लेकिन कटाई और पशुचारण की स्वतंत्रता है, मन मर्जी पड़े जो, मतलब अवर्गीकृत है एक तरीके से यूं कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना ये सबसे कम क्षेत्रफल पे, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इसमें से ये ग्रीन ग्रीन में जो लिखी हुई है वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक टावर के गुरुजी वन स्थिति रिपोर्ट ये वाली आपके 4th ग्रेड बुक में क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वो 4th ग्रेड की बुक जब आई थी तब तक ये वन स्थिति रिपोर्ट नहीं आई थी, तो कैसे आएगी बताओ? जब कोई किताब आने के बाद में कोई वन स्थिति रिपोर्ट आई है तो कैसे मिलेगी? अब वो 4th ग्रेड की किताब आए को भी काफी समय हो गया और उसके बाद में ये रिपोर्ट आई थी, यदि आ जाती तो हम डाल के देते, हमें समस्या थोड़ी थी। लेकिन फिर भी आप लोगों को देख लो क्लास के, इसीलिए बताया, इसीलिए बोल रहा हूं कि किसी के पास में आंकड़े नहीं भी है तो भी सारे जो है बता दिए हैं। इसके अलावा फिर भी आप लोगों के नए वन नीति के सारे टेस्ट बनवा के विद डिटेल जुड़वाए हैं, ताकि जितने भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू, उनके पास में आंकड़े कैसे भी करके पहुंचे। तो हमारा प्रयास तो यही रहता है कि आपके पास में कैसे भी करके चीजें पहुंच जाए, लेकिन आप लोगों को यह देखना होता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका आप हिस्सा बने हो या नहीं बने, ठीक है ना। तो ये है क्लैरिफिकेशन, हमारा बड़ा सब क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। चलो अब देखो प्रश्न कि प्रश्न कैसे बने। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया था आप बताओ? फरवरी 2010, फरवरी 2010 के अंदर। ये रहा पहली वन नीति, पूछे तो फरवरी 2010, ठीक है। देखो बताते रहना उत्तर आप। अगस्त 2010 कौन कर रहा है इसमें से? अब भी बताया पढ़ाया फिर भी इतना भी याद नहीं रखोगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है?
10.23, 9.57, 9.18 या 8.34। तो इसमें से सही आंकड़ा क्या बैठेगा? 9.57। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रखत, कांकड़, डांग और रुद्र, ये एक्चुअली ये मैं कल पढ़ाने वाला हूं, लेकिन प्रश्न पहले ही आ गया है। वनों के संरक्षण से संबंधित शब्दावली और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहां से बार बार पूछा जाता है वन संरक्षण से संबंधित। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून द्वारा 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है और सही कूट का चयन करना है। और ये सही कूट क्या है? 1 और 2 दोनों ही इसमें से सत्य है, क्योंकि ये 18वीं रिपोर्ट है और 2 वर्ष में एक बार आती है, दोनों ही सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आप बताओ, आप लोगों को कितना याद है? बताओ। देखें, वैसे बिल्कुल आसान है और सामने दिख रहा है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, शाबाश, आने लगे उत्तर। हाँ, सही है। अभी भी सी उत्तर कौन दे रहा है? पुराने वाले का दे रहे हो क्या? ठीक, 4.84। और ये प्रश्न छपेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है राजस्थान के संदर्भ में? सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है, पड़ा। न्यूनतम वनावरण वाला कौन सा है? चूरू, पड़ा। वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उदयपुर, बताओ है या नहीं? और वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी 12। अब देखो, आप लोगों को लगता है जब आंकड़े सामने आते हैं कि सर हमें याद नहीं हुआ, अब दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो कि आप लोगों को ये चीजें याद हो रही है और आपको पता है कि हाँ, ये तो अपन ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा उदयपुर था, इसमें सबसे ज्यादा जो है न्यूनतम वाले में चूरू था, इसमें भी अपन ने पढ़ा कि जो कमी वाले में 12 था, लेकिन इसमें अपन ने पढ़ा कि वर्दी वाले में तो सर ने स्पेशल बोला था कि वर्दी में ध्यान रखना सीकर है। क्या बोला था? स्पेशल ध्यान रखना सीकर है। याद आया? 1914। हाँ, तो फिर ऐसे ही चीज, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि यदि, मुझे ध्यान रखना, मुझे भगवान ने वरदान दिया हुआ है कि तेरे मुंह से निकली हुई चीज यदि कोई स्टूडेंट सुन ले तो उसे हमेशा हमेशा याद रहेगी। और उन स्टूडेंट से पूछ लेना कि वो एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो उनके कानों में ये आवाज गूंजती है और उसके बाद में उनके प्रश्न जो है सही हो जाते हैं। तो ये वरदान है, देख लो, मैंने जो चीजें बोलकर बताई है तुम्हें, तो वो तुम्हारे बिल्कुल ही सही हो रही है। ये याद आएगी कि हाँ गुरुजी आपने बताया कि हाँ सीखकर यहां से पूछेंगे, 1914 पूछेंगे, तो ये चीजें आप लोगों के सीधे सीधे आएगी, है ना? तो ये जो है ध्यान रखना, मैंने बता दिया तुम्हें। चलो आगे देखो, इसी के साथ में अपनी ये क्लास हुई पूरी। और जितने आंकड़े, अब आप लोग कहते हो ना कि सर हमें जो है ये चीजें याद नहीं होती, हमें जो है आंकड़े याद नहीं होते, मैंने जितनी चीजों पे फोकस कर करके आप लोगों को बताया है, आप लोग जब इसके नोट्स बनाओगे या पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीजें अपने आप आएगी। हाँ यार, ये तो याद हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीजें अभी तक हमें याद नहीं हो रही, 10-10 बार पढ़ ली, फिर ये चीजें याद कैसे हो रही है? तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, चलो बढ़िया। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।